समय रशिया यूक्रेन के जंग की वजह से पूरे विश्व की स्थिति बदल गई है और ये भी माना जा रहा है कि विश्व अब यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जा रहा है, यानी पावर शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। रशिया और यूक्रेन का जंग क्या है, इसके क्या माने हैं और इसके असल कारण क्या थे और क्या ऐतिहासिक परिदृश्य रहा, इसका पृष्ठभूमि रही, जिसकी वजह से यह जंग परिणाम के तौर पर हमें देखने में नजर आती है। आइए इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं कि असल में यह जंग क्या थी और क्यों लड़ी जा रही है। रशिया यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है। आप लगातार इन दिनों इस खबर को सुन रहे हैं और पूरे हफ्ते आप इसका अलग अलग कारण भी सुन रहे हैं। ये एक बेहद मुश्किल संकट है। इन सारे सवालों का जवाब हमें इनके इतिहास में मिलता है। क्या आप जानते हैं, एक समय में कीव मॉस्को से ज़्यादा ताकतवर देश था। एक ऐसा समय भी था जब यूक्रेन और अमेरिका एक दूसरे के विरोधी थे। मैं इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। हम पहले शुरू करते हैं 9वीं शताब्दी से। एक राज्य जिसे कीव कहा जाता था, स्लेविक जनजाति के लोग यहाँ रहते थे और कीव सिटी इनकी राजधानी होती थी। 980 से 115 ईस्वी तक कीव पर महान राजा वोलोदोमीर ने, यूक्रेन में वोलोदोमीर और रशियन लैंग्वेज में इसे व्लादिमीर कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। भाग्य से इस वक्त दोनों देशों के राष्ट्रपति का नाम भी व्लादिमीर है। खैर, रशियन, यूक्रेनियन, बेलारूसियन एक ही स्लेविक लीनिएज या वंशावली से आते हैं। शताब्दी तक रूस यूक्रेन पर हुकूमत करते रहे। यूएसएसआर के 15 रिपब्लिक सबसे ताकतवर देशों में रशिया सबसे शक्तिशाली एवं दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली यूक्रेन को माना जाता था। यूक्रेन के पास बड़े बड़े रक्षा उद्योग, डिफेंस इंडस्ट्रीज, बड़ी कृषि भूमि, लार्ज एग्रीकल्चर लैंड और सोवियत संघ का सबसे बड़ा शस्त्रागार यानी आर्सेनल भी यहीं मौजूद था। कोल्ड वॉर के समय यूक्रेन यूएसए का विरोधी था। 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया तो यूक्रेन इंडिपेंडेंट एक आज़ाद देश बन गया। 1994 में यूक्रेन में सारे न्यूक्लियर आर्सेनल यानी परमाणु शस्त्रागार रशिया को लौटा दिए गए, जिसमें 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 1249 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 44 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, 700 न्यूक्लियर ट्रिप्ड मिसाइल, 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन शामिल थे। इसके बदले में रशिया ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी और उसकी संप्रभुता को स्वीकार किया। रशिया और यूक्रेन के बीच संधि भी हुई, जिसे बुडापेस्ट मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता है, जिसके सिग्नेटरीज में बेलारूस, कजाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए थे। नवंबर 2013 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, जिन पर यह इल्जाम था कि ये हेवी हैंडेडनेस, करप्शन और प्रो मॉस्को हैं। 2013 में विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन ट्रेड डील को कैंसिल कर दिया, जिससे यूरोप और यूक्रेन के दरमियान काफी दूरी बढ़ गई। विक्टर यानुकोविच ने उसकी जगह रशिया से $15 बिलियन का बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी। ज्यादातर यूरोपियन ने इस घटना को इस तरह महसूस किया कि ये डील यूक्रेन को रशिया के हाथों बेचने के बराबर है। इस वजह से पूरे देश में प्रोटेस्ट या एहतजाज शुरू हो गए। जहां ये प्रोटेस्ट किया गया उसे यूरो मैदान का नाम दिया गया। अब उसे इंडिपेंडेंट स्क्वायर का नाम भी दिया गया है। प्रोटेस्टर्स अपने नारों में चिल्ला चिल्लाकर ये कहते थे यानुकोविच को राष्ट्रपति पद छोड़ देना चाहिए। इधर रशियन प्रेसिडेंट
यानुकोविच का सपोर्ट कर रहे थे, उधर वेस्ट प्रोटेस्टर्स का। इस तरह 2014 में प्रेसिडेंट यानुकोविच की सरकार को गिरा दिया गया। प्रेसिडेंट को भागकर रशिया में शरण लेनी पड़ी। सारे यूक्रेनी देश की इस स्थिति से खुश नहीं थे। खासकर ईस्टर्न यूक्रेन के लोग ये चाहते थे यानुकोविच प्रेसिडेंट बने रहें। देश की स्थिति से माइनॉरिटीज में रह रहे लोग डर गए थे। बॉर्डर के दूसरी तरफ रशिया गुस्से में था। उसने अपना पपेट खो दिया था। क्रीमिया, जो ब्लैक सी में एक पेनिनसुला है, 1991 में यूक्रेन की यूएसएसआर से आज़ादी के बाद रशियन राष्ट्रपति क्रुश्चेव ने क्रीमिया पेनिनसुला को यूक्रेन को दे दिया था। क्रुश्चेव का कहना था, ट्रांसफर होप ब्रदरली टाइज बिटवीन द यूक्रेनियन एंड रशियन पीपल। फिर क्रीमिया को स्पेशल ऑटोनॉमी भी दी गई। क्रीमिया रशियन मिलिट्री बेस बना रहा। 2014 में रशियन मिलिट्री ने क्रीमिया के गवर्नमेंट बिल्डिंग को सीज करना शुरू कर दिया और जल्दी ही मिलिट्री पूरे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया। क्रीमिया में रेफरेंडम कराया गया। क्रीमिया ने रशिया में ज्वाइन होने के लिए वोट दिया। वोट ठीक या गलत ये एक बात है। पुतिन के लिए ये क्रीमिया की आज़ादी थी, जबकि दुनिया के लिए रशिया का क्रीमिया पर कब्जा था। अब सारा फोकस यूक्रेन पर था। रशिया यूक्रेन के अलगाववादियों की मदद ईस्टर्न पार्ट में कर रहा था और भूमि क्षेत्र पर लगातार कब्जा करता जा रहा था। इसी समय 17 जुलाई 2014 को एक घटना घटी जिसमें मलेशियन एयरलाइंस, जिसमें 294 लोग सवार थे, उसको शूट करके गिरा दिया गया और ये बात कही गई कि इसको जिन लोगों ने गिराया है वो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं। अब यूक्रेन फोर्सेस ने यह तय किया कि अलगाववादियों को अब समाप्त कर दिया जाए। अलगाववादी इस ऑपरेशन के नतीजे में अपना ग्राउंड हारने लगे। इस समय रशियन आर्मी ने ईस्टर्न यूक्रेन पर हमला कर दिया और अलगाववादियों के साथ यूक्रेनियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। फिर रशिया, यूक्रेन और वेस्ट के बीच कई राउंड की बात हुई। नतीजा मिन्स्क एग्रीमेंट 2014 के रूप में सामने आया। दोनों साइड ने इस पर अपनी सहमति जताई और सीज फायर, मिलिट्री विड्रॉल वहां पर हो गया। 8 साल के बाद मिन्स्क एग्रीमेंट को पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका। अब यूक्रेन दो हिस्सों में बंट चुका है, वेस्टर्न यूक्रेन और ईस्टर्न यूक्रेन। वेस्ट यूक्रेन में ज़्यादातर यूक्रेनियन भाषा बोलते हैं, जबकि ईस्टर्न यूक्रेन में नेटिव रशियन भाषा बोली जाती है। अब पुतिन यहाँ क्या चाहते हैं? पुतिन चाहते हैं अब नेटो का विस्तार ना हो। नेटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक मिलिट्री अलायंस है, यानी सैन्य गठबंधन है। नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्तुगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए हैं। नेटो का विस्तार लगातार जब से इसकी स्थापना हुई है 1952 से की जा रही है। कोल्ड वॉर के दिनों में 1952 से इसका विस्तार शुरू होता है। 1952 में ग्रीस और तुर्की इसमें शामिल हुए, फिर 1955 में वेस्ट जर्मनी और उसके बाद फिर 1982 में स्पेन, फिर 1990 में जर्मनी, 1992 में चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड को शामिल कर लिया गया। लगातार विस्तार के साथ फिर 2004 में बुल्गारिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, रोमानिया और स्लोवाकिया को भी शामिल कर लिया गया। इसी के साथ 2009 में अल्बानिया, क्रोएशिया और फिर 2017 में मॉन्टीग्रो
और 2022 में नॉर्थ मैसेडोनिया को शामिल करके नेटो का पूरा विस्तार जारी रखा गया। पुतिन इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसे लग रहा था कि रशिया को घेरने की वेस्ट की ये पूरी तैयारी चल रही है। यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता था, मगर पुतिन चाहते थे यूक्रेन इससे बाहर रहे। ये तो सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है। काफी चीजें अभी भी इतिहास के पन्नों में छिपी हुई हैं। रशियन प्रेसिडेंट चाहते हैं पॉपुलैरिटी का सहारा लेकर रशियन सुपर पावर के इमेज को दोबारा रिस्टोर किया जाए। इतिहास में बहुत से रशियन का मानना है यूक्रेन की आज़ादी एक ऐतिहासिक गलती थी। अभी भी 6 में से 1 यूक्रेनियन इथनिक रशियन है, क्योंकि रशियन भाषा उनकी नेटिव लैंग्वेज है। यहाँ पुतिन सही हैं जब वो कहते हैं ऐतिहासिक तौर पर वो एक हैं, मगर कॉलोनियल हिस्ट्री को आधार बनाकर यह कहना बिल्कुल गलत है। ये ऐसा ही होगा जैसे ब्रिटेन दावा करे भारत और साउथ अफ्रीका उसका है और स्पेन ये क्लेम करे कि फिलीपींस अभी भी उसका है। पास्ट इंपीरियलिज्म को आधार बनाकर वर्तमान विस्तारवादी नीति को न्यायोचित ठहराना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ इतिहास हमें यह भी बताता है कि यूक्रेन 17वीं शताब्दी से ताकत के जोर पर उसको रूसीफाइड बनाया गया। रशियन नेता कैथरीन ने यूक्रेन को रूसीफाइंग करने के लिए रशियन वंशावली के लोगों को जहाज़ों में भर भर कर भेजा ताकि वो लोग वहां जाकर आबाद हो सकें। स्कूलों को कहा गया कि वो रूसी भाषा पढ़ाएं। यहाँ तक कि 1800 ईस्वी में यूक्रेनी भाषा को स्कूलों में बैन कर दिया गया। 1930 में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने अकाल चलाया, जिसकी वजह से लाखों यूक्रेनी मारे गए। उसके बाद वहां रूसी वंशावली के लोगों को आबाद कर दिया गया। 1940 में तातार इथनिक को भी रीलोकेट किया गया और नेटिव रशियन बोलने वालों को उनकी जगह आबाद किया गया। पुतिन अब होली रूस की बात करते हैं। रशियन और यूक्रेनियन एक ही लोग हैं, इसकी भी बात करते हैं। मानवाधिकार संगठन के अनुसार अब तक तकरीबन OCHR की माने तो 4000 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। लिवाडा सेंटर के रशिया के सर्वे के अनुसार लगभग 74% रशियन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस को सही मानते हैं। उधर यूएसए ने $40 बिलियन का मिलिट्री और ह्यूमैनिटरी फॉरेन एड देने की घोषणा लेजिस्लेशन द्वारा की गई है। 5 मई यूक्रेन के पीएम डेनाइस शमिहल ने पश्चिमी देशों से $12 बिलियन के हथियार की मिलने की बात कही है। देखना होगा कि भविष्य में ये जंग किस तरफ जाती है, लेकिन जो स्थिति है वो ये बताती है कि इसके जो भी परिणाम होंगे वो बेहद भयानक होंगे।